अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 3 इंटरनल जेनाइटेलिया। हमने यूनिट 2 स्टार्ट लिया है ऑब्स्टेट्रिक का, जिसमें हमने फीमेल पेल्विस को और फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक की एनाटॉमी स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पर आपकी आगे पूरा कोर्स करिकुलम डिपेंड करता है। अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अच्छे से क्लियर नहीं करते तो आप आगे चीज़ों को कोप अप नहीं कर सकेंगे। तो आई होप कि आप जो है समझें, वीडियो को अच्छी तरह देखें, लेक्चर को समझें। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है आप कमेंट में बता सकते हैं, देन फिर हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एनाटॉमी ऑफ फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स, फीमेल के जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी हम एनाटॉमी, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। हर एक स्ट्रक्चर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस में, प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में, डिलीवरी करवाने में। हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाए तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो 5 मेन पार्ट्स पर डिपेंड करता है: वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। यहाँ हम स्ट्रक्चर के थ्रू इनको थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि कौन से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। ये जो पेयर शेप का आपको बड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस जिसे हम बच्चादानी भी कहते हैं। इस बच्चेदानी, इस यूट्रस के अंदर ही 9 मंथ तक बेबी ग्रो करता है, डेवलप करता है, प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो। यूट्रस के साथ आपको 2 ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट और राइट बोथ साइड पर। इन ट्यूब्स को हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब्स भी अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करना और ओवरीज से एग को रिसीव करना, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। फिर ये आपको ओवरीज के साथ, यूट्रस के साथ 2 छोटे आलमंड शेप पेयर्स में ऑर्गन दिख रहे हैं। इनको हम ओवरीज कहते हैं, अंडादानी, अंडादानी कहते हैं उर्दू में। इनके अंदर फीमेल्स के एग्स होते हैं, जो हर मंथ एक एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है और फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। इसी एग की वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा होता है? एग होता है, फीमेल एग, जिसे हम oocyte भी कहते हैं। नेक्स्ट फिर आप ये देखें, यूट्रस के नीचे एक छोटी सी कैनाल है, नेरो नेरो छोटी सी कैनाल है। इस कैनाल को हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स जिसे हम उर्दू में बच्चेदानी का मुंह कहते हैं। डिलीवरी के दौरान सुना होगा आपने कि डॉक्टर्स कहते हैं बच्चेदानी का मुंह खुला है, बंद है। तो वो जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो ये सर्विक्स ही होती है। ये सर्विक्स क्या करती है? यूट्रस को वेजाइना के साथ कनेक्ट करती है और प्रेगनेंसी को सेफ भी रखती है। जब प्रेगनेंसी, वैसे ये जो सर्वाइकल कैनाल है ये एक कैनाल है, रास्ता है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीट करती है। ये म्यूकस थिन होता है नॉर्मल डेज में, जो डिस्चार्ज कर रहा होता है। डिस्चार्ज जो ट्रांसपेरेंट जा रहा होता है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये म्यूकस प्लग थिक हो जाता है और इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है ताकि प्रेगनेंसी सेफ रहे। और फिर डिलीवरी के दौरान ये दोबारा से म्यूकस प्लग आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होता होता खत्म हो जाता है और डिलीवरी के लिए रास्ता ओपन हो जाता है। इसी तरह इसी के नीचे ये देखिए आपको एक बड़ी लार्ज कैनाल दिख रही है, इसको हम कहते हैं वेजाइनल कैनाल। जो हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पढ़ा था, जो बाहर वल्वा पर वेजाइनल ओपनिंग थी, वो ओपनिंग होती है, हम उसे वेजाइना नहीं कहते हैं। जो वेजाइना होती है वो इंटरनली वेजाइनल ओरिफिस से स्टार्ट होती है और सर्विक्स तक जा रही होती है। ये एक बड़ी ट्यूब होती है, कैनाल होती है। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को डिटेल से देखते हैं। ठीक है, वेजाइना।
वेजाइना क्या है? यूज एज अ पाथवे टू रिसीव स्पर्म्स एंड बर्थ कैनाल फॉर फीटस ड्यूरिंग लेबर। वेजाइना एक रास्ता है जो स्पर्म्स को रिसीव करता है। जब भी इंटरकोर्स होता है तो जितने स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में ही डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स के लिए स्पर्म्स वेजाइना में स्टोर रहते हैं, डिपॉजिट रहते हैं और वहीं से मूव करते हुए सर्विक्स से ऊपर जाते हैं यूट्रस की तरफ। ये देखें, ये वेजाइना है, वेजाइनल कैनाल। आपको ये लेटरल व्यू से सही क्लियर समझ आ जाएगी। ये एंटीरियर वॉल है वेजाइना की, ये पोस्टीरियर वॉल है। पोस्टीरियर वॉल एंटीरियर वॉल से थोड़ी बड़ी होती है और यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ होता है, गहराई। ये बिल्कुल स्लाइड की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्लाइड होती है उसकी तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ग्रूव होती है, गहराई। जैसे ही स्पर्म इजेक्यूलेशन होती है वेजाइना में तो वो स्पर्म सारे इस पोस्टीरियर वॉल में आकर पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जमा हो जाते हैं। ये जो खाली स्पेस होता है इसे हम वेजाइनल फॉर्निक्स कहते हैं। वेजाइना के 4 फॉर्निक्स होते हैं, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, एंटीरियर और 2 लेटरल फॉर्निक्स। तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर सारे स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं और यहीं से मूव करते हुए यूट्रस की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पाथवे है स्पर्म्स को रिसीव करने का और एक बर्थ कैनाल का रास्ता भी है। यहीं से बच्चा डिलीवर होके बाहर आता है। बच्चे के डिलीवर होने का यही मेन रास्ता है फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ट्यूब लाइक मस्कुलर एंड इलास्टिक ऑर्गन है। ट्यूब लाइक ऑर्गन है, मस्कुलर है और इलास्टिसिटी इसमें होती है। यही रीजन है कि ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो है इलास्टिसिटी की वजह से स्ट्रेच होता है और बेबी इजीली डिलीवर होके बाहर आता है। द लेंथ ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना इज 7.5 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर वॉल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वेजाइना की एंटीरियर लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है और पोस्टीरियर लेंथ जो होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर की। ये इसके ऊपर देखो, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। वेजाइना के यूट्रस के जो सामने होता है ब्लेडर होता है और यूट्रस के पीछे रेक्टम होता है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए। यूट्रस के फ्रंट पर ब्लेडर होता है और बैक पर रेक्टम होता है। यूट्रस ब्लेडर और रेक्टम के बीच में होता है। तो वेजाइना की लेंथ हमने देख ली। पीएच ऑफ वेजाइना इज 4। वेजाइना की जो पीएच होती है वो 4 होती है, एसिडिक नेचर होती है। ये इसलिए होती है वेजाइना की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर अगर जाने की कोशिश करे तो वो वेजाइना में ही एसिडिक पीएच की वजह से किल हो जाता है, यूट्रस की तरफ मूव नहीं कर पाता। हम जब वेजाइना को इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं पीवी के जरिए, तो पिंक कलर अपीयरेंस होती है। ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन वुमेन। वुमेन्स में ये ऑर्गन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का। फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। फॉर्निक्स का मतलब क्या है? ये देखें, जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, यूट्रस के एंड में जो कैनाल जा रही है और यहाँ से ये वेजाइनल कैनाल स्टार्ट हो रही है। अब फॉर्निक्स हम किसको कहते हैं? ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स वेजाइना के अंदर एक्सटेंड हो रही है। तो ये दो दो कैविटीज बन गई ना, 2 कैनाल बन गई, एक वेजाइनल कैनाल, एक सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल वेजाइनल कैनाल के अंदर ओपन हो रही है तो इसके चारों साइड पर खाली स्पेस बच जाता है। सर्वाइकल कैनाल के चारों साइड पर ये 2 लेटरल्स, एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है। ये जो खाली स्पेस होता है इनको हम फॉर्निक्स कहते हैं। ये फॉर्निक्स ड्यूरिंग पीवी एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो हम इन फॉर्निक्स को, चारों फॉर्निक्स को अच्छे से चेक करते हैं कि इन फॉर्निक्स में कोई फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट तो नहीं है या कोई एबनॉर्मल एडहीजन तो नहीं हुई हुई। तो ये फॉर्निक्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो 4 मेन देखो, फॉर्म एट द टॉप ऑफ द वेजाइना ड्यू टू प्रोजेक्शन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। वेजाइना की टॉप पर ये फॉर्निक्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ड्यू टू
प्रोजेक्शन ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो उसकी प्रोजेक्शन हो रही है वेजाइना में, इसकी वजह से वहां पर सर्विक्स के अराउंड फॉर्निक्स खाली स्पेस बन जाता है, जिन्हें हम फॉर्निक्स का नाम देते हैं। वन एंटीरियर, जो सामने वाला है उसे एंटीरियर फॉर्निक्स कहते हैं, जो सर्विक्स के पीछे होगा वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, और जो साइड्स पर होंगे वो लेटरल फॉर्निक्स होते हैं। ये था वेजाइना का स्ट्रक्चर और वेजाइना का फंक्शन भी हमने देखा। क्लियर है? डन हो गया। अब हम सर्विक्स की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो वेजाइना है, वेजाइनल कैनाल है, इसी तरह सर्विक्स भी एक छोटी सी कैनाल होती है जो यूट्रस के एंड और वेजाइना के स्टार्ट में होती है। एक्चुअली ये जो होता है सर्विक्स, ये यूट्रस का पार्ट होता है, यूट्रस की ओपनिंग होती है, एक यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट कर रहा होता है। जो सर्विक्स होती है उसकी दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग यूट्रस में खुल रही होती है, एक ओपनिंग जो होती है वो वेजाइना में खुल रही होती है। ये इससे क्या होता है कि यूट्रस और वेजाइना के बीच में कनेक्शन मेंटेन रहता है। किस तरह? अगर पीरियड्स आने हो तो यूट्रस से ही पीरियड्स का ब्लड फ्लो गुजरता हुआ सर्विक्स के जरिए वेजाइना से बाहर आता है। सेम इसी तरह अगर इंटरकोर्स हो तो स्पर्म वेजाइना से मूव करते हुए सर्विक्स में आते हैं, सर्विक्स के सर्वाइकल कैनाल के जरिए ही यूट्रस में मूव करते हुए ऊपर जाते हैं। और बेबी भी डिलीवर जब होता है तो इस सर्विक्स से गुजरता हुआ यूट्रस में बेबी रहता है ना, तो सर्विक्स से गुजरता हुआ ही वेजाइना में आता है। तो हर एक जो स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक ऑर्गन है, उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। 1 to 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है सर्विक्स की। द सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का लोअर पार्ट होता है विच प्रोट्रूड्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना के अपर पार्ट में प्रोट्रूड्स होता है, ओपन होता है। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन लाइक द वेजाइना। जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, पीवी एग्जामिन करते हैं, तो हमें सर्विक्स, जो एक्सटर्नल सर्विक्स होती है जो वेजाइना में ओपन हो रही है, वो हमें विजिबल होती है, हम उसे देख सकते हैं। द सर्विक्स इज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, बट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विक्स इज स्मूथ। सर्विक्स के अंदर जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस सिक्रीट कर रही होती है, और उस म्यूकस को हम कहते हैं म्यूकस प्लग। ये जो म्यूकस प्लग होता है नॉर्मली ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल। ये देखिए, ये सर्विक्स है, ठीक है, इसके नीचे ये वेजाइना जा रही है और इसके ऊपर यूट्रस आ गई। सर्विक्स के अंदर जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस को सिक्रीट कर रही होती है, और वही म्यूकस डिस्चार्ज बनके बाहर आ रहा होता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज अच्छा होता है, जो वेजाइना को लुब्रिकेट रखता है, फ्रिक्शन से बचाता है। लेकिन जब ये जो म्यूकस होता है, इस म्यूकस को हम म्यूकस प्लग बोलते हैं, म्यूकस प्लग। अब जब प्रेगनेंसी होती है, इस म्यूकस प्लग का ये फायदा है, जब प्रेगनेंसी होती है तो ये म्यूकस प्लग हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है, जम जाता है एक तरह से, और ये सर्विक्स के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। 9 मंथ तक ये म्यूकस प्लग सर्विक्स के कैनाल को, इस रास्ते को बंद रखता है। यही रीजन है कि जब 9 मंथ तक बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो वो वेजाइना के जरिए बाहर नहीं आ सकता, और सेम इसी तरह अगर इंटरकोर्स हो तो स्पर्म भी वेजाइना से ही आकर बाहर वापस चले जाते हैं। यहाँ रास्ता ब्लॉक होता है तो स्पर्म भी ऊपर जो है मूव करके यूट्रस की तरफ नहीं जा सकते। ना स्पर्म जा सकता है, ना ही कोई पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकता है। तो म्यूकस प्लग का और सर्विक्स का ये एक बैरियर है, एक बेनिफिट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्विक्स की दो ओपनिंग होती हैं, एक जो यूट्रस के अंदर हो रही है उसको हम कहते हैं इंटरनल ओस। सर्विक्स का दूसरा नाम ओस है, हम सर्विक्स को ओस भी बोलते हैं। जो यूट्रस के अंदर ओपनिंग हो रही है उसे हम इंटरनल ओस बोलते हैं, और जो वेजाइना में ओपनिंग हो रही है सर्विक्स की उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ओस।
इंटरनल ओस को तो हम विजिबली नहीं देख सकते, बट एक्सटर्नल ओस को, एक्सटर्नल सर्विक्स को हम पीवी एग्जामिन के जरिए देख सकते हैं और इसकी मेजरमेंट भी ले सकते हैं। देखिए इंटरनल ओस ओपन इन यूट्रस एंड एक्सटर्नल ओस ओपन इन विजाइना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आप फीडबैक अच्छा देंगे तो हम आपको आपके हर कमेंट का, हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। नंबर 3 पर है यूट्रस। यूट्रस को हम बच्चेदानी भी कहते हैं। यूट्रस मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट है रिप्रोडक्टिव, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यही वो जगह है जहां 9 मंथ तक बेबी डेवलप होता है, ग्रो करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यूट्रस का स्ट्रक्चर, द यूट्रस इज अ थिक वॉल मस्कुलर पेयर शेप ऑर्गन। यूट्रस जो होता है वो पेयर शेप का होता है, मस्कुलर, हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं। यही रीजन है, इसकी थिक वॉल की वजह से ही एक फीमेल जो है बेबी के वेट को यूट्रस कैरी कर लेता है। यही वजह है कि मोर देन 1 फीटस, इनफैक्ट एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 प्रेगनेंसीज भी होती हैं। तो यूट्रस की मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इन प्रेगनेंसीज को सपोर्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लोकेशन कहाँ है यूट्रस की? लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पेल्विस। पेल्विस जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल से पढ़ा है पेल्विस के बारे में। पेल्विस के बिल्कुल मिडल में पाया जाता है। हमने पेल्विस का ये भी फंक्शन पढ़ा था कि पेल्विस जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो पेल्विक कैविटी में ही पाए जाते हैं। बिहाइंड द ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। वही बात के ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के सामने, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में यूट्रस पाया जाता है। द यूट्रस इज इनकॉर्ड इन पोजिशन बाय सेवरल लिगामेंट। सेवरल लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को सपोर्ट किए हुए होते हैं। द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ सर्विक्स एंड मेन पार्ट बॉडी, जिसे कॉर्पस भी कहते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं, यूट्रस के पार्ट्स को समझते हैं पहले। देखें, ये पूरी यूट्रस है ना, ये पूरी हमारी यूट्रस है। सर्विक्स भी यूट्रस का ही पार्ट होता है। ये जो आपको ऊपर डोम शेप एरिया दिख रहा है, इसे हम फंडस कहते हैं। यूट्रस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फंडस, और ये जो नीचे का जो पार्ट आ रहा है बॉडी, और ये सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स। फंडस, बॉडी, सर्विक्स, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। लेकिन ये जो ये नेरो पार्ट होता है यूट्रस का, इस नेरो पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए एनाटॉमिकली। ये फंडस, ये बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स। फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स। डोम शेप ब्रॉडर एरिया सर्विक्स है, सॉरी फंडस है। फंडस के नीचे ये जो पूरी बॉडी है, और बॉडी के नीचे सर्विक्स स्टार्ट हो जाती है, और ये जो नेरो पार्ट, तंग वाला हिस्सा आ रहा है, इस नेरो एरिया को हम इस्थमस कहते हैं। इसी तरह यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस को प्रोटेक्ट किए हुए होती है, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है यूट्रस की। और फिर उसके बाद मिडल लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग डिलीवरी। एंडोमेट्रियम में मस्कुलर लेयर होती है और इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होती हैं। जब डिलीवरी होती है तो ये एंडोमेट्रियम के ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बेबी को यूट्रस से बाहर पुश करते हैं कि वो यूट्रस से, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी जो है पुश करके यूट्रस से वेजाइना के जरिए डिलीवर होके बाहर आता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो बेबी के नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। सेम, और इसी तरह जो इनर मोस्ट लेयर है, इस इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियल लेयर। और ये जो एंडोमेट्रियम के बीच में खाली स्पेस आपको दिख रहा है, खाली स्पेस बचा है,
इस खाली स्पेस को हम कहते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी। बॉडी में किसी भी जगह खाली स्पेस हो, उस खाली स्पेस को हम कैविटी कहते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम के बीच में खाली स्पेस है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी। ये एंडोमेट्रियल कैविटी ही वो मेन जगह है जहां पर बेबी आकर, फीटस आकर ग्रो करता है, इम्प्लांट होता है और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी, कि जो इम्प्लांटेशन होती है या बेबी की डेवलपमेंट होती है यूट्रस के कौन से पार्ट में होती है, तो एंडोमेट्रियम में होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियल कैविटी में बेबी 9 मंथ तक ग्रो करता है। जी, sperms can enter and menstrual blood can exit into the uterus through a channel in the cervix cervical canal. sperms जो है वही sperms यूट्रस से मूव करते हुए ही फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे ना। तो यूट्रस से कैसे जाएंगे, वेजाइना में आएंगे, वेजाइना से सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस में जाएंगे। जिस तरह स्पर्म्स वेजाइना के जरिए यूट्रस में जा रहे हैं, इसी तरह जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, पीरियड्स का ब्लड होता है, वो यूट्रस से होता हुआ सर्विक्स से कम्युनिकेट करते हुए वेजाइना में आता है और वेजाइना से फिर बाहर एग्जिट आउट हो जाता है। तो ये एक चैनल बना हुआ है, एक पूरा पाथवे है जिससे ये सारा प्रोसेस होता है। Cervical canal is usually narrow, but during labor the canal widens to let the baby through. ये कह रहे हैं कि जो सर्विक्स है वो यूजुअली नेरो होती है, मतलब कि पतली होती है। अब देखें, ये सर्विक्स है, फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है और यहाँ से वेजाइना जा रही है। ठीक है, ये सर्विक्स जो है पतली होती है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ये सर्विक्स की ये लेंथ होती है नॉर्मल सर्विक्स। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ये इतनी खुल जाती है, बेबी के हेड के डायमीटर के अकॉर्डिंग ये इतनी स्ट्रेच होती है। ये समझो बेबी का हेड है, इतनी स्ट्रेच हो जाती है, खुल जाती है और डिलीवरी पॉसिबल होती है इस सर्विक्स की ओपनिंग की वजह से, जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का खुलना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का क्या फंक्शन है? द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज टू सस्टेन आर डेवलपिंग फीटस। यूट्रस का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो डेवलपिंग फीटस को अपने अंदर कैरी करता है, 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को कैरी करता है। इट प्रिपेयर्स फॉर दिस पॉसिबिलिटी फॉर ईच मंथ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर मंथ जब फीमेल्स को, चाहे वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जब भी पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस खुद को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। अगर उस दौरान, उस साइकिल के दौरान इंटरकोर्स हो जाए और स्पर्म आ जाए, स्पर्म आके फीमेल एग से मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर इंटरकोर्स ना हो या स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन ना हुई भी हो, तो वो जो यूट्रस प्रिपेयर हुआ होता है प्रेगनेंसी के लिए, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में आकर शेड डाउन हो जाता है। शेड हो जाता है जिसे पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स की फॉर्म में वो फिर डिस्कार्ड हो जाता है। एट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट एक्सपेल्स द यूट्राइन कंटेंट। जब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब यह है कि डिलीवरी का होना। जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, एंड होता है, तो डिलीवरी होती है, जाहिर सी बात है। तो डिलीवरी, जब बेबी डिलीवर होता है तो बेबी के साथ प्लासेंटा, मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। तो जैसे बेबी डिलीवर हो जाता है तो यूट्रस, प्लासेंटा और जितने भी यूट्रस के कंटेंट हैं प्रेगनेंसी के साथ जो बने हैं, मेम्ब्रेन्स हो गई, ब्लड हो गया, क्लॉट्स हो गए, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट होके खाली कर देता है, बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। मेजरमेंट एंड पार्ट्स। मेजरमेंट की अगर हम बात करें, यूट्रस की लेंथ का पता होना चाहिए। यूट्रस की मेजरमेंट है 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.25 सेंटीमीटर ये एंडोमेट्रियल थिकनेस है। ये देखें, ये यूट्रस है ना, पेयर शेप ऑर्गन है यूट्रस का, 3 लेयर्स होती हैं, ये एंडोमेट्रियम कैविटी है। ठीक है, यूट्रस की ये जो लेंथ है पूरी,
ये नॉर्मल हमारी जो होनी चाहिए 7 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पूरी विड्थ है जो कि 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है जो 1.25 सेंटीमीटर नॉर्मल है होनी चाहिए। ये मेजरमेंट हमें कैसे पता चलेगी? ये मेजरमेंट हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलेगी। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में यही 3 वैल्यूज दी गई होती हैं, लेंथ, विड्थ और एंडोमेट्रियम की थिकनेस। तो हमें नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज कम हो या ज्यादा हो तो वो एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करती है या किसी कॉम्प्लिकेशन को। वेट की बात करें तो 50 ग्राम वेट होता है यूट्रस का और ट्रू पेल्विस के अंदर पाया जाता है। ट्रू पेल्विस, फॉल पेल्विस, ये सब हम पेल्विस में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको पेल्विस के बारे ऊपर लेक्चर देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हमने बहुत डिटेल से पेल्विस पर बात की है। ये देखिए यहाँ भी पिक्चर में शो किया हुआ है। ये पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो पेल्विक एरिया में, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ये वेजाइनल कैनाल है। ये देखो, ये बाहर से वल्वा की इमेज दिखाई हुई है। वल्वा जहाँ पर वेजाइनल ओरिफिस एंड होती है उसी के वहीं से वेजाइनल कैनाल स्टार्ट होती है। वेजाइनल कैनाल, ये सर्विक्स, ये पेयर शेप का यूट्रस, ये यूट्रस की लेयर्स हैं। पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम, इनर वाली एंडोमेट्रियम। ये फेलोपियन ट्यूब्स जा रही हैं, निकलती हुई यूट्रस से निकलती हुई ट्यूब्स जा रही हैं। और ये आपको जो दिख रही हैं ये ओवरीज हैं जिनको हम अंडादानी कहते हैं, जहां पर फीमेल के एग्स बनते हैं। तो ये एनाटॉमी है इंटरनल जेनाइटेलिया की। पार्ट्स, वही पार्ट्स जो हमने पढ़े। द बॉडी ऑफ कॉर्पस, जो बॉडी होती है यूट्रस की उसे कॉर्पस भी कहते हैं। फंडस वही डोम शेप पार्ट है जो ब्रॉडर एरिया होता है फंडस का। ये नाम जब आगे आप लेक्चर पढ़ेंगे ना तो फिर आप जब वहां जिक्र किया जाएगा फंडस, इस्टमस में ये है, सर्विक्स में ये है, बॉडी में ये है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूट्रस है, ये यूट्रस का जो ऊपर का ब्रॉडर एरिया है इसको फंडस कहते हैं। और फिर ये पूरा एरिया है ये बॉडी है। और ये जो नेरो एरिया है, नेरो साइड, नेरो पोर्शन, इसको इस्थमस कहते हैं। और सर्विक्स, ये जो सर्वाइकल कैनाल हमने पढ़ी थी जो यूट्रस से स्टार्ट होती है और वेजाइना पर खत्म होती है, ये पार्ट्स हैं यूट्रस के। लेयर्स की भी हम बात कर चुके हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर है और पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है। यहाँ डिटेल से बताया गया है। एंडोमेट्रियम क्या होती है? इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, नरिशिंग एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिल्ड अप ईच मंथ फॉर प्रेगनेंसी, इफ नॉट प्रेग्नेंट शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यूट्रस आ गया, सर्विक्स आ गई और वेजाइना और ये एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ये जो एंडोमेट्रियल कैविटी होती है, एंडोमेट्रियम की जो इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पर चेंजेस आती हैं हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस आती हैं। ये वॉल थिक हो जाती है, पीरियड साइकिल में ये वॉल थिक हो जाती है, खुद को प्रिपेयर करती है। ये इसलिए थिक होती है, यहाँ पर ये जो थिक होती है ये न्यूट्रिशन होती है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई जमा हो जाती है ताकि अगर प्रेगनेंसी हो जाए और यहाँ पर आके वो फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाए, तो जिसने प्रेगनेंसी को स्टार्ट करना है, तो उस फर्टिलाइज एग के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई मौजूद हो, इसलिए हर मंथ एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस थिक वॉल से उस ग्रोइंग फीटस को नरिशमेंट मिल रही होती है और प्रेगनेंसी सेफ रहती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये जो थिक वॉल होती है ये शेड हो जाती है, ये यहाँ से झड़ जाती है और यही पीरियड्स का ब्लड फ्लो बन के शेड हो जाता है, शेड डाउन हो जाता है और ये अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है आफ्टर पीरियड्स। तो एंडोमेट्रियम का यही बता रहे हैं ये। मायोमेट्रियम मस्कुलर है, सपोर्ट फीटस
contract at birth and to shed the endometrium during menstruation। जो मायोमेट्रियम होती है वो मिडल लेयर होती है, ये जो मिडल लेयर आपको दिख रही है इसमें कॉन्ट्रैक्शन ये करती है, ड्यूरिंग डिलीवरी भी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब पीरियड्स हमें आते हैं फीमेल्स को तो पीरियड्स के दौरान भी ये मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। जो अंदर का कंटेंट होता है एंडोमेट्रियम जो थिक हुई हुई होती है उसको, कॉन्ट्रेक्शन का मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि यूट्रस अपने अंदर कुछ भी चीज रखना नहीं चाह रही होती, वो खुद को क्लीन करना चाह रही होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रेक्शन की मूवमेंट से वो एंडोमेट्रियम में जो भी चीज होती है, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो प्लासेंटा हो, चाहे वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो, वॉल थिकनेस हो, उसको अपनी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते करते वेजाइना के जरिए शट डाउन करवा देती है और यूट्रस को बिल्कुल खाली कर देती है। इसी तरह पेरीमेट्रियम है। द पेरीमेट्रियम इज अ सेरस मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। ये सेरस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो यूट्रस के बाहर की तरफ होती है, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है यूट्रस को। नंबर 4 पर है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, डक्ट कहते हैं रास्ते को। फेलोपियन ट्यूब 2 नंबर्स की होती हैं, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, दोनों साइड पर होती हैं। Two fallopian tubes about 4 to 5 inches long. It contains tiny hair-like projections, cilia, which propel the egg towards the uterus. एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, सबसे पहले तो जो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन होता है वो ये होता है कि फेलोपियन ट्यूब यूट्रस और ओवरीज को आपस में कनेक्ट किए होता है। देखो ये जो ओवरी होती है ये अंडादानी होती है, इसमें अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं फीमेल के, मेच्योर होते हैं। और ये जो यूट्रस होती है ये बच्चेदानी होती है। प्रेगनेंसी होने के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो 9 मंथ तक जो बच्चा ठहरता है वो इस यूट्रस में ठहरता है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाती है, एक ब्रिज बनाती है। और सेकंड ये कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब फीमेल का एग के साथ मेल का स्पर्म मिल जाए तो दोनों के ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के मिलने को, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी तभी पॉसिबल होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होती हैं। इनके बीच में टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ऊपर की वॉल पर भी और नीचे की वॉल पर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती हैं, जब एग मेच्योर होता है, हर मंथ एक एग मेच्योर होता है, बड़ा होता है और वो रप्चर होता है। जब वो रप्चर हो जाता है तो ये फेलोपियन ट्यूब उस रप्चर एग को रिसीव करती हैं और अपने इस पार्ट एम्प्यूला जिसको कहते हैं, एम्प्यूला में आके ये एग को स्टे करवाती हैं फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स के लिए एग यहाँ एम्प्यूला में स्टे करता है और वेट करता है कि स्पर्म आ जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। जैसे ही अगर विद इन 72 आवर्स कोई स्पर्म आता है और इस एग के साथ आके मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर विद इन 72 आवर्स यहाँ कोई स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ये एग मूव करता हुआ यूट्रस में आता है और जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के साथ ये भी शेड हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन के 1 वीक में आहिस्ता आहिस्ता ये एग फर्टिलाइज एग मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, एंडोमेट्रियल कैविटी में आता है और यहाँ आकर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो एग की मूवमेंट होती है ये इन सीलिया की ही वजह से पॉसिबल होती है। अगर ये सीलिया एक्टिव ना हो तो एग आगे की तरफ यूट्रस की तरफ मूव नहीं कर पाता और उस कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी रह जाती है। तो ये सीलिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग को मूव करवाने में, और फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होती है। ठीक है, सीलिया है और ये जो नेरो पार्ट है, ये जो जहां से फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के साथ कनेक्ट हो रही है, इस नेरो पार्ट को कहते हैं इस्थमस। ये नेरो पार्ट इस्थमस होता है
और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला कहते हैं, एम्प्यूला वो पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ होती है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। फेलोपियन ट्यूब्स के कौन से पार्ट में होती है? तो फेलोपियन ट्यूब्स के एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है। और ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिम्ब्रिया। ये फिम्ब्रियाए होते हैं जब भी एग मेच्योर होता है, बड़ा होता है, रप्चर होता है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस एग को रिसीव करती हैं, इस एग रिसीव करती हैं और एम्प्यूला की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हो गए फेलोपियन ट्यूब्स के। देखें पार्ट्स, सीलिया। सीलिया क्या करते हैं? प्रोपेल द एग टुवर्ड्स यूट्रस। एग को जो है यूट्रस की तरफ मूव करवाते हैं। फिम्ब्रियल एंड्स इनगल्फ द एग फ्रॉम ओवरीज। इसका मतलब क्या है? फिम्ब्रियल एंड्स इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, कैच कर लेते हैं ओवरीज से जो मेच्योर एग होता है उसको। नंबर थर्ड पर है एम्प्यूला। एम्प्यूला वेयर स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट इन 6 days। वही बात है कि एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो जाइगोट बन जाता है, प्रेगनेंसी बन जाती है। इस्थमस एंड, नेरो एंड ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट हमने कहा फेलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो जो नेरो एंडिंग है जहाँ फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस के साथ कनेक्ट हो रही हैं, उस एरिया को हम इस्थमस कहते हैं। यहाँ इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि गर्ल्स आर बोर्न विद ओवर अ मिलियन एग सेल्स बट ओनली अबाउट 400 आर रिलीज ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो वन एग डेवलप आफ्टर बर्थ। जब इंट्रायूट्राइन एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसकी प्रेगनेंसी में अगर एक फीमेल बेबी होती है, तो वो फीमेल बेबी के जो एग्स होते हैं वो मिलियंस में बनते हैं। जब वो यूट्रस के अंदर ही होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, तो मिलियंस में वो एग्स बनते हैं। लेकिन जब वो डिलीवर होती है तो डिलीवर होते होते वो बच्ची जब डिलीवर हो जाती है तो उसके ओवरीज में सिर्फ 400 एग्स रह जाते हैं, जो पूरी लाइफ में उस फीमेल बच्ची की पूरी लाइफ में रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके बाय बर्थ ही टोटल 400 एग्स बने होते हैं। तो उसके बाद उनके नो मोर एग्स नहीं बनते और एग्स की दोबारा और प्रोडक्शन नहीं होती। तो उनकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये 400 एग्स ही होते हैं जो रिलीज होते हैं। यही रीजन है कि फीमेल्स में मीनोपोज हो जाता है। मीनोपोज जब होता है तब ओवरीज में एग्स फिर रिलीज नहीं होते, ना एग्स बनते हैं। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज के अकॉर्डिंग वो एग्स खत्म हो जाते हैं और फिर एग्स बाकी बचते नहीं है और ना एग्स दोबारा बनते हैं। एज कम्पेयर टू मेल्स, अगर हम मेल्स में देखें तो उनके स्पर्म्स की प्रोडक्शन डेली बेसिस पर हो रही होती है। लेकिन जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है वो स्पर्म है और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो एग है। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो तो बाय बर्थ ही लिमिटेड रहते हैं, वो आफ्टर बर्थ फिर उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, उनकी बस सिर्फ मेच्योरेशन हो रही होती है। जब प्यूबर्टी की एज आती है, जवानी की एज आती है, तो उसमें जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो यही 400 जो सिलेक्टेड एग्स होते हैं वो बने हुए तो होते हैं, लेकिन वो हर मंथ सिर्फ एक एग मेच्योर होता है, बड़ा होता है और वो रिलीज होता है। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स में डेली बेसिस पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते, वो किसी भी एज में जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन फीमेल्स की एक एज मुकर्रर है, उनकी अगर मीनोपोज की एज आ जाए तो फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। नंबर 5 पर है ओवरीज। ओवरीज जिनको हम अंडेदानी कहते हैं, ये वो ट्यूब्स हैं, वो ऑर्गन है जहां पर फीमेल के एग्स बनते हैं और मेच्योर होते हैं।
ovaries are the most important organ in females. The ovaries are usually pearl colored, oblong and about the size of the walnut. जो ओवरीज होती हैं वो पर्ल के कलर जैसी होती हैं और इनका साइज वॉलनट जैसा होता है, बहुत छोटी होती है। वॉलनट या आलमंड जैसा इनका शेप होता है। दे आर अटैच टू द यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ये यूट्रस के साथ कनेक्टेड होते हैं लिगामेंट्स की मदद से। ओवरीज प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फीमेल की ओवरऑल हेल्थ में, जस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं, फीमेल की ओवरऑल हेल्थ में। फीमेल का जो फिगर है, फीमेल की वॉइस है, मेल से जो चेंज है, मेल्स और फीमेल्स में जो डिफरेंस आता है वो इन हॉर्मोन्स की बेस पे डिफरेंस आता है। जो मेन फीमेल का हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है, जो फीमेल में ब्यूटी का रीजन बनता है, फीमेल की वॉइस चेंज का रीजन बनता है, ब्रेस्ट चेंजेस का रीजन बनता है। तो दे आर अटैच्ड, ओवरीज प्रोड्यूस करती है सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर ओवरीज नॉन फंक्शनल हो जाए तो फीमेल की ओवरऑल हेल्थ खराब हो जाती है। यही रीजन है जब मीनोपॉज होता है तो मीनोपॉज में ओवरीज जो होती है नॉन फंक्शनल हो जाती हैं और फीमेल्स में फिर वो एजेड वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं। नेसेसरी होता है, देखो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर फीमेल फिगर, फीमेल के फिगर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इट अफेक्ट ऑन हार्ट, ब्रेन एंड कैल्शियम डिपोजिशन। देखो ये जो ओवरीज होती हैं जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रही होती है, उनका अफेक्ट फीमेल की हार्ट, ब्रेन एंड कैल्शियम डिपोजिशन पर भी होता है। कैल्शियम डिपोजिशन का मतलब यह है कि कैल्शियम इनटेक तो फीमेल कर रही है, तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये उस कैल्शियम को बोन्स में जाके डिपॉजिट करवाता है। यही रीजन है जब मीनोपॉज आता है, ओवरीज फंक्शन नहीं कर पाती, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो फीमेल्स में ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के मसले आते हैं या ऑस्टियोमेलेशिया इस तरह के मसले आते हैं, बोन्स रिलेटेड मसले आते हैं, इश्यूज आते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स में जो है कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो रहा होता। एट मीनोपॉज ओवरीज फंक्शन स्टॉप। मीनोपॉज के वक्त ओवरीज का फंक्शन स्टॉप हो जाता है एंड डू नॉट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, और वो सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। द ओवरीज प्रोड्यूस एग्स। ओवरीज जो होती है वो एग्स बनाती हैं और उन एग्स को हम oocytes कहते हैं। फीमेल्स के एग्स को oocytes भी कहा जाता है। आर कंटेन इन फ्लूइड फिल्ड कैविटीज फॉलिकल्स वॉल ऑफ द इन द वॉल ऑफ द ओवरीज। ईच फॉलिकल कंटेन वन oocyte। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो एग होता है oocyte होता है फीमेल का एग है ना, इसके ये एग जो है एक कवरिंग के अंदर बंद होता है। ये जो कवरिंग होती है ये फ्लूइड फिल्ड कवरिंग होती है जिससे हम कहते हैं फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर फीमेल का एग होता है और हर मंथ एक फॉलिकल मैच्योर होता है और ये फॉलिकल इस एग को नरिशमेंट दे रहा होता है। मैच्योर होता है जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, पीरियड्स की साइकिल होती है, तो उस साइकिल के एक फेज में ये एग जो है रप्चर होता है, फॉलिकल रप्चर होता है और इसमें से एग निकलता है जो फिम्ब्रियाई फेलोपियन ट्यूब की फिम्ब्राइस को कैच करते हैं और फेलोपियन ट्यूब से मूव करवाते हुए यूट्रस में उसको ले आते हैं। तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो कवरिंग होती है। आप इसके एग्जांपल जो एग है, अंडा नॉर्मल जो हम एग यूज करते हैं उससे आप इसकी एग्जांपल ले लें। जो अंदर का मटेरियल होता है वो फीमेल का oocyte है और आउटर जो कवरिंग है वो फॉलिकल है। ओवरीज के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आलमंड शेप जैसी होती है, छोटी छोटी सी होती है आलमंड शेप की, इस तरह से। एक आउटर लेयर होती है, जो है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद ये इंटरनल कैविटी होती है जिसे मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला और ये वाली जो बाहर का स्पेस है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। अब मेड्यूला में क्या होता है, जितनी भी ब्लड सप्लाई और नर्व्स होती हैं वो सारी मेड्यूला में होती हैं जो ओवरीज को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। और जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं और उन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, oocytes होते हैं। हर एक फॉलिकल के अंदर एक oocyte होता है।
ये देखें, ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये चेंजेस आती हैं। ये इतना छोटा, ये फॉलिकल है आउटर कवरिंग, और इसके अंदर oocyte है, एग है। ये फॉलिकल आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होता है, बड़ा होता है, और एक फेज ऐसा आता है जिसमें ये फॉलिकल रप्चर होता है और एग इस फॉलिकल से बाहर निकलता है। मेड्यूला सपोर्टिंग फ्रेमवर्क मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर मेड्यूला बना होता है। हैज ओवेरियन ब्लड वेसल्स, इसमें ओवरीज की ब्लड वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक एंड नर्व ट्रेवल्स थ्रू इट, जितने भी लिम्फेटिक एंड नर्व्स होती हैं वो भी इसी से ही गुजरती हैं। और कॉर्टेक्स फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द ओवम, ओवम का एग का फंक्शनिंग पार्ट होता है कॉर्टेक्स। कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस, ओवेरियन जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं। ये देखें, यहाँ ओवरी की पूरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये ओवरी है, ये आउटर लेयर है ओवरी की। ये जो है कॉर्टेक्स वाले एरिया में फॉलिकल्स बने हुए, देखो ये स्टेजेस हैं फॉलिकल के। ये फॉलिकल छोटा सा है बना हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, मेच्योर होता है। मेच्योर हुआ, ये देखो ये कितना बड़ा हो गया, अपने साइज के अकॉर्डिंग मेच्योर हुआ। और अब यहाँ से देखो ये फॉलिकल रप्चर हुआ और उसमें से एग निकल रहा है। अब एग तो जो है फेलोपियन ट्यूब इस एग को तो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन ये जो पीछे कवरिंग रह जाती है वो कवरिंग जो है वो उस कवरिंग को फेलोपियन ट्यूब रिसीव नहीं करती। फेलोपियन ट्यूब जस्ट एग यॉक को, यॉक्स एग को रिसीव करती हैं। जो कवरिंग होती है वो ओवरीज के अंदर ही रिटेन रह जाती है। तो बाद में उस कवरिंग का क्या होता है? ये जो कवरिंग होती है ये बाद में, जब तक ये एग रप्चर नहीं हुआ, एग इसके अंदर है तो इसको हम फ्लूइड फिल्ड है तो इसे हम कहते हैं फॉलिकल। इसके अंदर एग है तो अभी ये क्या है? फॉलिकल। अब ये रप्चर हो गया, इसके अंदर से एग निकल गया, इसके पीछे की सिर्फ कवरिंग रह गई, तो अब इसको हम फॉलिकल नहीं बोलेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ग्लैंड्यूलर का मतलब कि ये ग्लैंड है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। तो इसमें से आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है। जितना प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता होता बिल्कुल खत्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर ही। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ओवरी का फंक्शन है। हमने एक एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूं। वैसे आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर हम एग्जाम्स की अकॉर्डिंग बात करें कि एग्जाम्स, इस टॉपिक से एग्जाम्स के लिए क्या तैयारी करें, तो इसमें से ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जेनेटेलिया से एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। उसके लिए आपको हर एक का स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शन पता होने चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एलएचवी और सीएमडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिस पर आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। आपका करिकुलम वाइज जो है ऑर्गेनाइज तरीके से, सीक्वेंस से, यूनिट वाइज आपको हर एक लेक्चर की डिटेल मिलेगी। अगर आपका फीडबैक अच्छा मिला तो मैं आपको फिर हर यूनिट के एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करके दूंगी, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आपका फीडबैक अच्छा आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।